हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं 2014 में रिलीज हुई मूवी डिलीवर अस फ्रॉम इविल पर। ये एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी है और इस मूवी के प्रमोशन के टाइम पर ही बताया गया था कि ये मूवी रियल लाइफ पर बेस्ड है, इसलिए वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए एंड तक देखना मत भूलिएगा। इस मूवी की शुरुआत 2010 में इराक में हो रहे जंग से होती है, जिसमें कुछ फौजी लड़ रहे थे, जहां 3 फौजियों को एक गुफा मिलती है, जहां वो उस गुफा के अंदर जाते हैं, जहां उन्हें कुछ अजीब सा दिखाई देता है और तभी उनका कैमरा ऑफ हो जाता है और तभी अचानक से ही चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। अब ये सीन शिफ्ट होकर 2013 में न्यूयॉर्क शहर में होती है, जहाँ हम साची नाम के एक स्पेशल फोर्स ऑफिसर को देखते हैं, जिसे एक छोटे बच्चे की लाश मिलती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि साची और उसका पार्टनर बटलर जो रात में ऐसे ही घूम रहे थे, जहां उसे एक कॉल आता है। साची और बटलर उस एड्रेस पर जाते हैं जहां उन्हें एक आदमी मिलता है जो एक सोल्जर होता है और उसी के घर से डोमेस्टिक अब्यूज की कंप्लेन आई थी। उस सोल्जर का नाम था जिमी और साची जब उसकी वाइफ के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि वो ठीक है, लेकिन वो फिर भी जिमी की वाइफ को देखना चाहता था, जिससे वो घर के अंदर जाता है, जहाँ वो जिमी की वाइफ को देखता है जिसकी हालत काफी खराब थी और मानो ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी वाइफ को मारा है। लेकिन जैसे ही साची उसे अरेस्ट करने की कोशिश करता है तो वो फौरन साची पर अटैक कर वहाँ से भाग जाता है, पर साची उसे फाइनली पकड़ ही लेता है, जहाँ पर वो दोनों ही जिमी के नाखून देखते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि वो शायद मेंटली ठीक नहीं है या फिर ड्रग्स लेता है। यही फिर अगले सीन में हम साची और बटलर को देखते हैं जो कि एक जू में जाते हैं, जहाँ एक औरत ने अपने बच्चे को शेर की गुफा के सामने फेंक दिया था और फिर पूरे जू में कहीं न कहीं छुप गई थी। अब सब उसे खोजने लग जाते हैं, जहाँ वो औरत साची को एक अजीब सी हालत में मिलती है। वो जमीन को अजीब तरीके से खोद रही थी। अब साची उसे अरेस्ट करता है, जहाँ वो औरत अचानक से ही गाना गाने लगती है, जहाँ तभी साची को शेर के पिंजरे के पास एक आदमी दिखाई देता है जो कि एक पेंटर था। साची उसे आवाज देता है पर वो आदमी अंदर चला जाता है और जब साची वहाँ उसके पीछे शेर के प्लेस में अंदर जाता है, जहाँ अचानक से शेर उस पर हमला कर देते हैं, पर वो बच जाता है। अब वो उस औरत को पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं, जहाँ हमें उस औरत का नाम पता चलता है कि वो जेन है और फिर उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में रखा जाता है, जहाँ मेंडोजा नाम का एक प्रीस्ट आता है जो जैन को अच्छे से जानता था। मेंडोजा साची से जैन के बारे में काफी क्वेश्चन करता है, जैसे वो कहाँ थी, किस हालत में थी और क्या कर रही थी। तभी साची को एक और कॉल आता है और ये कॉल एक घर से आया था, जिन्हें ये कंप्लेन थी कि उनके बेसमेंट में किसी के खरोचने की आवाज आ रही है और ऐसा लग रहा है कि नीचे कोई है। और जब साची और बटलर वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि पूरी की पूरी फैमिली लिविंग रूम में रह रही है, क्योंकि उनके बेसमेंट से डरावनी आवाजें आ रही है और नहीं पता क्यों उनके घर में बल्ब अपने आप ही कुछ ही मिनटों में खराब हो जाते हैं, चाहे वो कितनी बार ही चेंज क्यों ना कर ले। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि उनके घर में एक कैंडल भी नहीं जल रही थी और उनके हिसाब से उनके घर पर किसी शैतान का साया है। अब वो दोनों बेसमेंट के अंदर जाते हैं, जहाँ साची को एक डेड बॉडी मिलती है जो एकदम सड़ चुकी थी, जिसके अंदर से काफी सारी फ्लाइज निकलती है। अब वो इस आदमी के बारे में घर वाले से पता करते हैं, जहाँ पता चलता है कि ये एक पेंटर था और कुछ दिन पहले ही उनके घर में 2 पेंटर्स आए थे जो कि बेसमेंट में पेंट कर रहे थे। जहाँ साची पता करता है कि उस आदमी का नाम डेविड था। अब वो उसके घर जाता है, जहाँ पूरा घर तहस नहस हो रखा था, जहाँ साची को एक पेंटिंग कंपनी का कार्ड मिलता है, जहाँ उसे एक फैमिली फोटो भी मिलती है, जिससे उसे पता चलता है कि डेविड जैन का हस्बैंड है और जैन ने जिस बच्चे को वहाँ पर फेंका था वो किसी और का नहीं बल्कि उन दोनों का ही बच्चा है। और तभी साची को एक और फोटो मिलती है जिसमें 3 सोल्जर्स थे और वो तीनों कोई और नहीं बल्कि जिमी, डेविड और सेंटिनो था। सेंटिनो वही आदमी था जो डेविड के साथ पेंटर था, प्लस ये वही आदमी था जो जू में दिखाई दिया था। अब मेंडोजा साची से मिलने पुलिस स्टेशन आता है, जहाँ वो जू के रिकॉर्डेड वीडियोस को देखने की रिक्वेस्ट करता है और उसका ये मानना था कि जैन एक डीमन से पजेस्ट है, पर साची उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है। अब वो बटलर के साथ मिलकर उसी जू वाली वीडियो को देखता है, जहाँ उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और उसे स्क्रीन पर किसी आदमी की तस्वीर भी दिखाई देती है जो कि मरने की हालत पे था। पर यहाँ पर सबसे अजीब बात तो ये थी कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ साची को ही दिखाई दे रहा था, बटलर को नहीं। जहाँ उस वीडियो में हम उसी पेंटर को देखते हैं जो दीवार में पेंट कर रहा था, जहाँ उस दीवार में कुछ अजीब सा लिखा हुआ था और बना हुआ था जिसे वो छुपा रहा था। और ये भी सबसे अजीब बात थी कि जब जैन ने अपना बच्चा फेंका तब वो भी वहीं पर था। अब इन सब के बाद साची जिमी के घर जाता है, जहाँ उसकी दीवारों पर पेंट दिखता है जो कुछ दिनों पहले ही
ही लगाया गया था। और जब वो पेंट को हटाता है जहाँ उसे वही अजीब सा बना हुआ और लिखा हुआ मिलता है। और यहीं दूसरी तरफ हम सार्ची की बेटी को सोते हुए देखते हैं जहाँ उसे अपने रूम से अजीब से आवाजें आने लगती है और वो डर जाती है। यहाँ सार्ची को जिमी के घर पर भी वही चीज लिखी हुई मिलती है और वहाँ उसे कुछ वीडियोस भी मिलती है जिसमें वही मूवी के स्टार्टिंग वाला सीन था जहाँ उन तीनों को उस गुफा में यही पेंटिंग और ये अजीब से लिखा हुआ यानी मैसेजेस मिले हुए थे। अब सार्ची अपना दिमाग लगाकर उसी बेसमेंट में जाता है जहाँ उसे वापस से वही चीज दिखाई देती है। ये सब देखने के बाद सार्ची मेंडोजा के साथ मिलकर जैन से मिलने मेंटल हॉस्पिटल जाता है जहाँ वो उस मैसेज की पिक्चर्स को जैन को दिखाता है जो उसे देखते ही एकदम पागल हो जाती है और साथ ही साथ सार्ची पर अटैक कर उसके हाथ को काट लेती है। अब सार्ची और मेंडोजा साथ बैठते हैं जहाँ वो मेंडोजा को सारी बातें बताता है जिसे देखकर मेंडोजा सार्ची को बताता है कि वो जो भी लिखा हुआ है यानी वो जो भी मैसेज है या पेंटिंग है वो कोई और नहीं बल्कि वो एक डोर है जिससे डीमंस इस दुनिया में आ पाते हैं। और वो ये भी बताता है कि कुछ लोग इस मैसेज से बहुत जल्दी ही पजेस्ट हो जाते हैं पर कुछ लोग के साथ ऐसा नहीं होता है। और शायद इस मैसेज को देखने के बाद सार्ची को कुछ भी नहीं हुआ जैसा कि उस जू वाले वीडियो में देखकर हमें साफ पता चल रहा था कि जैन उस जू में काफी नॉर्मल थी, उसे कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन जब वो वहाँ पर गई और उसने दीवार पर ये सब देखा जहाँ वो फौरन पजेस्ट हो गई और अपने बच्चे को ही फेंक दी। अब वो दोनों ही एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं जहाँ मेंडोजा एक और पजेस्ट के क्लिप सुनाता है ताकि सार्ची को इन सब पर भरोसा हो जाए। और यहाँ सबसे अलग बात तो ये थी कि जैन भी हॉस्पिटल के स्टाफ को मारकर भाग चुकी थी और तभी वो सब मिलकर उसी जू वाली क्लिप को देखते हैं। और उसके बाद सार्ची, मेंडोजा और बैटलर सेंटिनो के एड्रेस पर जाते हैं ताकि उसे पकड़ सके जहाँ वो नीचे ही उसका वेट करते हैं जहाँ प्रेस्ट मेंडोजा सार्ची को कहता है कि अगर वो ये सब काम करने के लिए तैयार है मतलब वो डायरेक्टली डीमन से लड़ रहा है। जिससे अजीब बात तो ये थी कि उसकी फैमिली पर भी खतरा आ सकता है, उसे खुद को भगवान को देना होगा और सारे पाप को कन्फेस करना होगा वरना वो भी उसकी मदद नहीं कर पाएगा। तभी अचानक से सेंटिनो वहाँ पर आ जाता है और सार्ची और बैटलर उसे पकड़ने के लिए अलग अलग रास्ते में जाते हैं। लेकिन वहाँ सार्ची के ऊपर सेंटिनो के अलावा जिमी भी होता है जो उस पर हमला कर देता है। यहीं दूसरी तरफ सेंटिनो बटलर पर हमला कर उसे मार ही डालता है। लेकिन जब यहाँ जिमी सार्ची को मारने ही वाला था जहाँ मेंडोजा आकर सार्ची को बचा लेता है। अब सार्ची फौरन बटलर के पास आता है जहाँ उसे मरा हुआ पाता है जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। जिसके बाद सार्ची अपने पाप को कन्फेस करता है कि उसने एक आदमी को मार डाला था लेकिन वो आदमी कोई अच्छा आदमी नहीं था बल्कि वो बच्चों को अब्यूज करता था। और जब एक दिन 6 साल की बच्ची का रेप हुआ और उसका मर्डर हो गया तब भी वो आदमी वहीं पे था। जिसे देखकर सार्ची उसे पकड़ लेता है और उसे खूब मारता है और वो गुस्से में ये सब भूल चुका था कि वो उसे जेल पर ले जाकर सजा भी दे सकता है पर वो उसे इतना मारता है कि वो मर जाता है और ये बात उसे आज तक परेशान करती है। पर मेंडोजा उसे बताता है कि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब सार्ची घर वापस आ रहा था तभी उसके कार के ऊपर एक बॉडी गिरती है जहाँ वो बॉडी किसी और की नहीं बल्कि जिन की होती है। तभी सार्ची को उसकी वाइफ का कॉल आता है जहाँ ये कॉल दूसरे साइड से उसकी वाइफ नहीं बल्कि सेंटिनो होता है। अब सार्ची फौरन पूरे फोर्स को लेकर अपने घर पर पहुंचता है जहाँ वो सेंटिनो से अपने परिवार के बारे में पूछता है पर वो उसे कुछ भी नहीं बताता है जिससे वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। सेंटिनो सार्ची को बार बार बोल रहा था कि मुझे तुम अंदर आने दो वरना तुम्हारी फैमिली मारी जाएगी जिसका मतलब साफ था कि वो डीमन सार्ची को पजेस्ट करना चाहता था। अब पुलिस स्टेशन आकर मेंडोजा भी वहाँ पर आ जाता है जो उस पर सार्ची की हेल्प से एग्जॉर्सिज्म करता है। ये एग्जॉर्सिज्म 6 स्टेज पर चलता है जहाँ चौथी बार में उन्हें डीमन का नाम पता चलता है कि उसका नाम जंगलर है और बहुत मुश्किलों के बाद सेंटिनो की बॉडी को छोड़कर वो चला जाता है। जिसके बाद सार्ची को उसकी फैमिली एक वैन में बंधी हुई मिल जाती है। अब हम कुछ दिनों बाद के सीन को देखते हैं जहाँ सार्ची का एक बेबी हुआ था जिसका बैप्टिज्म कोई और नहीं बल्कि फादर मेंडोजा करते हैं और अब उसे भगवान पर भी भरोसा हो गया था। तो ये थी इस मूवी की कहानी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।